चलो स्टार्ट करेंगे। आपके डाउट्स वगैरह मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर दूं। चलो अब आवाज आ रही है, थम्स अप कर दो एक बार। चलो भाइयों, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लास्ट क्लास में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी, वही बातें मैं यहाँ पे फटाफट रिपीट करता हूँ। हमने यहाँ पे क्लास छोटी होगी आज, ठीक है, 2 घंटे नहीं लेंगे। हो सकता है 1 आवर या 1.5 आवर में छोड़ दूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कर लो अच्छे से। मुझे पता है हम सबके जज्बात अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना है। जिस तरह से रोहित शर्मा वहाँ खेल रहा है, उसी तरह से आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखो भाई, हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनाई थी। हमने देखा था कि इसके बाहर इंडिया है, अंदर पाकिस्तान है, मतलब बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हम देखें तो आयंस 3 तरह से आते जाते हैं। एक है एम्बेसी, है ना। एक एम्बेसी मतलब ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। दूसरा चैनल्स, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। और तीसरा जो है वो है लीकेज, ठीक है। यानी कि ये सुरंग है और ये है जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला तरीका है। तो ये हमने पढ़ा था कि 3 मेथड्स बाय विच आयंस कैन ट्रैवल अक्रॉस द एक्सोलीमा। ये आपको याद होगा। कौन सा कब खुलता है, कब बंद रहता है, ये आपको बताया था मैंने। एम्बेसी जो है वो सिर्फ पीस में खुलती है, सुरंग सिर्फ जंग में खुलती है, और लीकेज जो है वो हमेशा खुला रहता है, राइट। अगली बात, वॉर पीस को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और पीस के समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। और अंदर का मामला यानी पाकिस्तान यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मामला बाहर की तुलना में -70 मिलीवोल्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये बातें हमने करी थी। अब देखिए इंपल्स कंडक्शन कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने ना एक ग्राफ भी बनाया था, जिस ग्राफ में हमने क्या देखा था, इस एक्सिस पे हमने लिया है वोल्टेज और इस पे लिया है टाइम। वोल्टेज मिलीवोल्ट में लिया है, और ये ग्राफ दोस्तों पाकिस्तान यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का ग्राफ है, यानी एक्सोलिमा के अंदर वाली साइड का ग्राफ है, यहाँ का, है ना। फिलहाल इस ग्राफ में हम यहाँ पर हैं, यहाँ मतलब कहाँ देखिए, -70 मिलीवोल्ट पे, ठीक। क्योंकि अंदर का मामला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, राइट। अब हम यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। जब एक थ्रेशोल्ड की स्टिमुलस दी जाती है, जो कम से कम एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा की होती है, उससे कम की होगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा की स्टिमुलस दी जाती है, तो सपोज इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जो परमेबिलिटी है वो चेंज होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब परमेबिलिटी चेंज होती है तो क्या होता है, यहाँ पर स्टिमुलस की वजह से परमेबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और इसके वजह से यहाँ पर अब वॉर शुरू होगा। अब तक क्या था, अब तक था पीस, पीस यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जिस समय पोटेशियम के लिए लीकेज ज्यादा थी और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा लीक हो रहा था, और पीस में एम्बेसी भी चल रही थी, और 3 सोडियम बाहर और 1 पोटेशियम अंदर डाला जा रहा था। ये 2 काम हो रहे थे दोस्तों पीस में, लेकिन चैनल जो थे वो बंद थे। याद रखिए, ये दोनों जो थे, ये चल रहा था और ये चल रहा था, लेकिन चैनल जो थे बंद थे। ये थी पीस, पीस यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर जैसे ही छेड़ करी गई, छेड़ करी गई मतलब कि स्टिमुलस दिया गया, जैसे ही स्टिमुलस दिया गया वैसे ही परमेबिलिटी चेंज हुई, और एक लिमिट से ज्यादा का थ्रेशोल्ड जब चेंज हुआ तो एक धमाके के साथ सारे वोल्टेज गेटेड चैनल, कौन से वाले दोस्तों, सोडियम वाले, ये खुल गए। और अब क्योंकि छेड़ हुई है तो अब इंडियंस पाकिस्तान में घुसेंगे और पाकिस्तानियों को कूटेंगे। तो अब सोडियम चैनल खुले और बहुत तेजी के साथ सोडियम जो है वो अंदर जाने लगा, कहाँ, इंडिया से पाकिस्तान में, यानी ईसीएफ से आईसीएफ में। तो सोडियम के इस तेजी के साथ वॉर शुरू हो गया है ना, ईसीएफ से आईसीएफ में जाने की वजह से क्या हुआ देखिए। अंदर पोटेशियम आयन तो पहले से ही थे, और पोटेशियम आयन भी दोस्तों आपको तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यानी पाकिस्तानी भी बुरे नहीं है, बुरे हैं ये प्रोटीन, ये जिहादी जो यहाँ है पाकिस्तान में, आतंकवादी, है ना। तो जब इंडियंस यहाँ घुसे सोडियम चैनल से, है ना, तो इनका स्वागत किसने किया, पोटेशियम आयन, आइए आइए हमारे साथ। तो दोनों ने मिलकर सोडियम आयन अंदर आए, सोडियम आयन से अंदर मिलकर पोटेशियम आयन के साथ मिलकर इन प्रोटीनों को कूट दिया, और अंदर का माहौल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, क्योंकि पोटेशियम भी पॉजिटिव थे और सोडियम भी पॉजिटिव थे, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव थे, इसके वजह से दोनों ने अंदर, अब सोडियम आने की वजह से अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ी ना, सोडियम आने की वजह से जब अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ी तो क्या हुआ, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर अंदर का मामला इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने लग गया, यानी पाकिस्तान का माहौल अच्छा होने लगा, जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव था, क्योंकि पोटेशियम अकेले प्रोटीन को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। अब साथ में कौन आ गए अंदर, सोडियम आयंस, इंडिया से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, और इसकी वजह से अब अंदर की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी थी
ठीक है, वो अंदर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कम होने लगेगी। और ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो -70 मिलीवोल्ट था, इससे ये आगे बढ़ने लगा है, ऊपर जाने लगा है। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस -60, -50, -40, -30, -20 और अभी पॉजिटिव में आ रहा है। और पॉजिटिव में आते आते ठीक है, यहाँ पर ये +30 तक आ गया है। तो आप देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप हुई? क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हो गए थे। तो सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से पाकिस्तान का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। और कितना हो गया दोस्तों? यहाँ देखिए +30 तक हो गया, है ना। अब हालात ये हैं कि यहाँ अंदर अंदर यानी पाकिस्तान में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है दोस्तों, और उधर हिंदुस्तान में यानी ईसीएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई है। क्योंकि अंदर का मामला -30 से -70 से +30 हो गया है दोस्तों। तो पाकिस्तान में तो पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नेगेटिविटी आ गई ईसीएफ में। रिलेटिवली अंदर यहाँ पे ना, यहाँ पाकिस्तान +30 है हमारे कंपेरिजन में। तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे पोटेशियम आयन, ये भी पॉजिटिव थे। इन्होंने सोडियम आयन्स यानी इंडियंस जो वहाँ लड़ने गए हैं, पाकिस्तान में लड़ने आए थे, उनके आगे एक प्रपोजल दिया कि भाईजान आप लोग हमारी मदद करने आए जरूर, और आप लोग हमारी मदद करने यहाँ आए हिंदुस्तान से, और आपने पाकिस्तान का माहौल अच्छा किया, अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में आपके मुल्क में नेगेटिविटी हो गई, क्योंकि आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आ गए हमारी हमारे इन प्रोटीनों को मारने के लिए, हमारा अच्छा करने के लिए। तो आपके हमारे हम तो पॉजिटिव हो गए, पर आप नेगेटिव हो गए। तो हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो इंडियंस ने पूछा क्या मदद करना चाहते हो? यार भाई हमको भी ना हिंदुस्तान घूमने का शौक है, हमने सुना है वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर मिलता है, पेट भर खाना मिलता है ना। हमारे यहाँ तो रोटी तक नहीं नसीब होती। तो आप अगर हमारे मुल्क का तो आप ख्याल रख ही रहे हैं, हम थोड़ा इंडिया हो आए, एक चक्कर लगाए इंडिया, तो देख लें इंडिया कैसा है। तो इन्होंने जो सोडियम आयंस ने, इससे पहले कि कुछ कहते, पाकिस्तानी चुपचाप खिसकने लग गए। कहाँ खिसकने लग गए? इंडिया में, क्योंकि उनको इंडिया जाने का बहुत ज़्यादा गरज है कि यार इंडिया देखना है, इंडिया देखना है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ सोडियम आयन तो यहाँ बैठ के पाकिस्तान में आने के बाद, इंडिया से पाकिस्तान में आने के बाद प्रोटीनों को कूट रहे थे, और यहाँ का माहौल इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर रहे थे, ये खिसक लिए इधर। तो अब सोडियम चैनल तो बंद हो गए, क्योंकि सोडियम तो इधर जितना आना था आ गया। अब पता है कौन से चैनल खुल गए हैं? अब पोटेशियम चैनल खुल गए हैं। और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ लीक होने लगा, यानी कि अंदर से बाहर। और जब यहाँ से दोस्तों पोटेशियम बाहर की तरफ लीक होगा ना, ये देखिए, तो ये रीपोलराइजेशन हो रहा है। आप रीपोलराइजेशन मतलब समझे? रीपोलराइजेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब हो गया है, और रीपोलराइजेशन मतलब वापस पहले वाली स्टेज ले आना, है ना। तो अब क्या हुआ, सोडियम चैनल बंद हुए और पोटेशियम चैनल खुले, और बहुत तेजी से पाकिस्तानी अपने अपने चैनल सुरंगों से इंडिया में घुसने लगे। अब जब पाकिस्तानी इंडिया में घुसने लगे, तो इंडिया का माहौल फिर से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने लगा, क्योंकि पाकिस्तानी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं ना, K+। तो इसलिए अब क्या हुआ भाइयों, ये पोटेंशियल डिफरेंस वापस जो है, जो +30 हो गया था, ये वापस नीचे आना शुरू हुआ। और ये इतने ज्यादा घुसे, इतने डेस्पो थे ये पाकिस्तानी, कि इतने ज्यादा घुस गए, इतने तो हम भी नहीं गए थे वहाँ। -70 की जगह ये और चले गए वहाँ, देखो -80 तक पहुंच गए। यहाँ देखिए, और इसमें तो बस इंडिया जाने का बहाना चाहिए था, बस इंडिया आ गया, अब क्या है। तो ये देखिए, और जो ओरिजिनल था वो -70 था, देखा आपने। लेकिन ये पता है कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए -80 तक। मतलब कुछ ज्यादा ही पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल गए। इतने तो सोडियम भी अंदर नहीं आए थे। मतलब इतने तो हिंदुस्तानी भी, इंडियन फौज के इतने तो सोल्जर भी पाकिस्तान में नहीं गए थे उन्हें पीटने, जितने पाकिस्तानियों को मौका मिलते ही भाग के इंडिया में आ गए। ठीक है, तो धनाधन 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 आप देखिए, ये जो पाकिस्तानी है इंडिया में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चैनल ओपन हो रहा है? पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है, देखिए। तो ये जो हो रहा था ना दोस्तों, ये था डीपोलराइजेशन। और अब जो इधर हो रहा है, ये क्या है बताइए? ये है रीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये इतने ज्यादा घुस गए कि ये देखो -70 से भी नीचे चला गया है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए कितना हो गया है, -80। ये देखिए और नीचे चला गया, -80 पहुंच गया है। ठीक है, तो रिपोलराइजेशन तो हुआ दोस्तों, लेकिन रिपोलराइजेशन के साथ साथ आप देखिए हाइपर रिपोलराइजेशन मतलब वापस से पोलराइज होना, हाइपर पोलराइजेशन हो गया है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब समझे आप? कुछ ज्यादा ही आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के अंदर -80 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वापस से रीस्टैब्लिश हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस वापस से रीस्टैब्लिश हो गया, देखिए अंदर तो -70 की जगह -80 हो गया है ना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इंडियंस जो है वो पाकिस्तान में फंस गए हैं, और पाकिस्तानी इंडिया में मौज कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे इंडियंस, पाकिस्तान ने पहले छेड़ करी, तो पाकिस्तानियों को पीटने के लिए हमारे इंडियंस जब पाकिस्तान में घुसे, यानी सोडियम आयंस, तो वो यहाँ आ गए और यहाँ इनको पीट रहे थे। पीछे से पाकिस्तानी खिसक लिए इंडियंस को पाकिस्तान में ट्रैप करा के। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो है इंडियंस को पाकिस्तान में ट्रैप करा कर खिसक लिए, और अब वो इंडिया में रह रहे हैं। तो काम हो गया, डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन हो गया, बात सही है। -70 से इनफेक्ट हम -80 पहुंच गए और ज्यादा। परंतु गड़बड़ ये हो गई कि इंडियंस पाकिस्तान में फंस गए हैं, और पाकिस्तानी जो है वो इंडियंस में फंस गए हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब इसको ठीक करना है, बोलो ठीक करना है कि नहीं करना है? तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए, इसको कैसे ठीक करेंगे? यहाँ देखिए,
अब ना जो जो इवेंट्स हुए उनको मैं लिख देता हूँ। पहला इवेंट क्या था? पहला इवेंट था डीपोलराइजेशन। जो डीपोलराइजेशन था, दूसरा इवेंट क्या था देखिए, वो था रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के समय कौन ओपन हुआ था? सोडियम चैनल ओपन हुए थे, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचा था? -70 से पहुंच गया था +30, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन के समय -70 से +30 पहुंच गया था। फिर आया दूसरा इवेंट यानी कि रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के समय क्या हुआ? अब पोटेशियम चैनल ओपन हुए, और जब पोटेशियम चैनल ओपन हुए तब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो +30 से वापस -70 ही नहीं, -70 से भी आगे यानी -80 पहुंच गया। लेकिन गड़बड़ यह हो गई कि इंडियन पाकिस्तान में और पाकिस्तानी इंडिया में फंस गए हैं। अब एक तीसरी चीज और करनी है दोस्तों। पहले तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको हमको वापस से है ना -80 से -70 लाना है लाना है कि नहीं लाना है? क्योंकि एक्चुअल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है बताइए? वो तो -70 है ना। ये देखिए, ये है आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये था एपी, एपी यानी एक्शन पोटेंशियल। अब ये भी एपी है यानी एक्शन पोटेंशियल। तो इसको हमने वापस हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में पहुंचा दिया है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी हम ज्यादा आगे निकल गए हैं, है ना। तो इसको ठीक करना है। इसको पता है क्या कहते हैं? तो वॉर, पहले पहले क्या था दोस्तों? पहले थी पीस। पीस के बाद क्या हुआ बोलो? वॉर। पीस और वॉर के बीच में क्या होता? पीस और वॉर के बाद, पीस के बाद वॉर शुरू हुआ। अब जो वॉर है ना वॉर के बाद सीज फायर होगा। सीज फायर के बाद ही तो पीस वापस आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? है ना। तो सीज फायर वाली चीज को हम बोलते हैं रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब सब कुछ पहले जैसा करो। और जिस दौरान सीज फायर चल रहा है ना दोस्तों, उस दौरान दूसरा वॉर स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना मेरी बात को। जिस दौरान सीज फायर चल रहा है उस दौरान वॉर स्टार्ट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? यानी जब रीस्टोरेशन चल रहा है उस वक्त दूसरी एक्शन पोटेंशियल नहीं जा सकती। तो आप कहेंगे सीज फायर आखिर है क्या? अब सीज फायर के मतलब इसीलिए पता है आपको क्या होता है? इसीलिए जब एक बार इंपल्स यहां से चली जाती है ना, तो दूसरी इंपल्स तब तक नहीं जाएगी जब तक ये -70 -80 से वापस ऊपर ना आ जाए। ऊपर मतलब कहाँ? -70 पे। क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं। सीज फायर के दौरान क्या होगा? वॉर और पीस जो है, तो पहले पीस था, पीस के बाद वॉर आया, वॉर के बाद अब हम सीज फायर में हैं। तो दोस्तों सीज फायर में सब कुछ पहले जैसा करना है। तो सोडियम और पोटेशियम चैनल दोनों बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि अब वॉर तो है नहीं, तो दोनों चैनल बंद हो गए हैं, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज होती है सीज फायर में। दूसरी चीज क्या होती है? एम्बेसी। एम्बेसी मतलब समझे आप? सोडियम पोटेशियम पंप। एम्बेसी स्टार्ट हो जाती है, और लीकेज तो हमेशा ही चालू था, और सीज फायर होने के बाद लीकेज और तेज हो जाता है। लीकेज जो है वो तेज हो जाता है। तेज हो जाने का मतलब समझे आप? लीकेज फॉर, और लीकेज किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम एक्सिलरेट्स या इंक्रीजेस। तो ये तीन काम अब होने वाले हैं ड्यूरिंग रिस्टोरेशन। क्या होगा? एम्बेसी, एम्बेसी अब सोडियम आयंस को पकड़ पकड़ के बाहर भेजेगी इंडिया में, और पोटेशियम आयंस को जबरदस्ती डिपोर्ट करेगी। कहाँ? पाकिस्तान। इंडिया से वापस पाकिस्तान में जाओ, अपने देश वापस। बहुत पिज्जा बर्गर खा लिया तुमने। तो अब क्योंकि सीज फायर हो गया है तो सब कुछ पहले जैसा किया जा रहा है। एम्बेसी ने काम करना शुरू कर दिया है, और जो एम्बेसी है वो इंडियंस को, इंडियंस ज्यादा फंसे हुए हैं, इंडियंस को निकाल रही है बाहर। यहाँ कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया में वापस। 3 इंडियन निकालती है, बदले में 2 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करती है। कहाँ? इंडिया से पाकिस्तान में। इधर दोस्तों लीकेज अब उल्टा हो रहा है। उल्टा इन द सेंस, क्योंकि अभी पोटेशियम आयन कहाँ ज्यादा हो गए? अब इंडिया में ज्यादा हो गए थे ना, तो वो वापस अपने हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, धीरे 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 जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, चीजों को रिस्टोर कर रहा है, और इधर आप एक चीज और देख सकते हैं कि लीकेज हो रहा है, तो ये जो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट थी ना, ये वापस ऊपर आती है। ये देखिए यहां से वापस ऊपर आ रहा है, और ये वापस आ गया। कहाँ आ गया ये वापस? -70 मिली वोल्ट पे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये फिर से पीस आ गई, मतलब हमने रिस्टोर कर दिया है चीजों को, हम फिर से पीस में आ गए हैं। तो रिस्टोरेशन के दौरान ये सारे काम हुए, और इसके बाद वापस से पीस आ गई। पीस मतलब समझते हैं आप? वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रिस्टोरेशन के दौरान क्या हुआ था भाइयों बहनों? -80 से हम कहां पहुंच गए थे? -70 पर।
यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बैक। तो ये जो आरएमपी थी ये वापस आ गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ गई। ठीक है भाइयों बहनों, तो इस तरह से पीस अगेन, पीस वॉर सीजफायर और फिर पीस अगेन। इसमें आपको कोई डाउट? अब ऐसे पता है क्या होगा, ऐसे ही सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहेगा। और दोस्तों तब तक ये चलता रहेगा ना, तो सारे इंडियंस वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? इंडिया में। और जो पाकिस्तानी थे वो वापस पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप चीजों को ठीक कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। तो अब ये जो चीज हुई है ना, ये तो मैंने आपको बताया कि होती क्या है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये तो नर्व का एक सेगमेंट था, मतलब एक्सॉन का एक सेगमेंट मैंने लिया था। ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट होंगे ना एक्सॉन में, मतलब इसके बाद सपोज एक सेगमेंट ये रहा, एक और है, एक और है, एक और है। तो अब एक्सॉन में जो चीज एक सेगमेंट में हुई है एक्सॉन के, वो आगे कैसे ट्रेवल करेगी और इंपल्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचेगी, ये तो अभी पढ़ना बाकी है। तो अब हमने तो एक सेगमेंट की बात पढ़ी। अब हमें पढ़ेंगे कि ये जो कुछ भी सेगमेंट में हुआ था ये आगे कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। तो देखिए जो कुछ भी यहाँ हुआ था, है ना, ये एक सेगमेंट था। तो अब हम इसी डायग्राम को आगे थोड़ा समझने के लिए फिर से बनाते हैं। और इस बार मैं ये डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, और इस बार हम ना खूब सारे सेगमेंट बनाएंगे। ये देखिए सपोज मैंने यहाँ पे ये बना दिए सेगमेंट्स। हिमांशु पूछ रहा है ये सब विदिन सेकंड्स होता है? हिमांशु ये सब मिली सेकंड्स में हो जाता है, सेकंड्स तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये है एक लंबी सी एक्सॉन, है ना, और मैंने इस बार क्या किया, इस एक्सॉन के कुछ सेगमेंट्स बना दिए। चलिए ये हो गए इसके कुछ सेगमेंट्स। चलिए अब ये है सेगमेंट ए, ये है सेगमेंट बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और ये है एफ। छोटा कर लेते हैं, 5 ही सेगमेंट बनाता हूँ, इजी रहेगा समझाना। ऐसे हजारों सेगमेंट बनाए जा सकते हैं, मैंने 4-5 बना लिए हैं। और अब बात को समझाने के लिए पहले मैं एक एनालॉजी देता हूं, बाद में आपको बात समझाऊंगा। हमें यह समझना है कि इंपल्स पॉइंट ए से पॉइंट ई तक कैसे पहुंची, यानी जो डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट हुआ था इतनी देर से जो हम पढ़ रहे थे ना दोस्तों, ये सब जो हम पढ़ रहे थे, ये देखो ये सब, ये पता है क्या था, ये था ए, सेगमेंट ए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं जो कुछ भी यहां पे गदर मचा सेगमेंट ए में, ये आगे कैसे पहुंचा। समझ में आई बात? यानी जो कुछ भी ए में हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, ये ए से बी सी डी, ए से ई कैसे पहुंचा, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट ई तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंपल्स आगे कैसे ट्रेवल करती है। अभी तो हमने यहाँ देखा जो हुआ, पर ये आगे कैसे पहुंचा, ए से ई में कैसे पहुंचा, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज सपोज एक ट्रेन है जो दिल्ली से पटना तक चलती है। आप में से कई ऐसी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे जो दिल्ली से पटना चलती हैं। तो सपोज ए जो है वो दिल्ली है, इसके बाद आता है आगरा, आगरा से आगे हम चलेंगे तो फिर आता है कानपुर, कानपुर से आगे चलेंगे तो आता है वाराणसी यानी कि बनारस, और बनारस के बाद फिर आता है पटना। वॉइस क्रैक हो रहा है, युक्ति कह रही है एक बार रिफ्रेश करें क्या? युक्ति जी आप रिफ्रेश करो, यहाँ तो सब ठीक है। ठीक है, अब ये 5 शहर हैं, आप कुछ बात को ऐसे समझिए, अगर बाहर से आतंकवादी आए या बाहर से शरारती तत्व आए या दंगाई आए, है ना, और आकर दिल्ली का माहौल खराब कर दें, यानी स्टिमुलस कहाँ दी गई है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक, तो अगर दिल्ली में माहौल खराब हो जाए तो सोचिए आप क्या होगा। मान लीजिए दिल्ली में माहौल खराब हो गया दंगाइयों में, तो दिल्ली में पुलिस कम पड़ गई, तो पुलिस कहाँ से मंगाएंगे? आगरा से। साहिर भी कह रहा है रिफ्रेश करें, एक बार कर देता हूँ, है ना। चलो अब आवाज आ रही है, ठीक है ना सब? तो अब मैं वापस से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आवाज आ रही है? तो अगर है ना दिल्ली में मान लीजिए माहौल खराब हुआ, दिल्ली में माहौल खराब हो गया है, ठीक है, निगेटिव हो गया माहौल, तो दिल्ली का माहौल ठीक करने के लिए बताइए मुझे पुलिस कहाँ से बुलाई जाएगी? बाकी जब सब जगह पे माहौल अच्छा है, माहौल कहाँ खराब है दोस्तों? दिल्ली में। तो दिल्ली में माहौल खराब था तो आगरा से पुलिस दिल्ली बुलाई गई, तो जब आगरा से पुलिस दिल्ली आ गई तो दिल्ली में तो माहौल ठीक हो गया, दंगे खत्म हो गए और माहौल ठीक हो गया। लेकिन आगरा में पुलिस नहीं रही ना, तो जब आगरा में पुलिस नहीं रही तो माहौल कहाँ खराब हो गया? माहौल खराब हो गया आगरा में। ठीक है, तो आगरा में माहौल खराब हो गया, तो आगरा का माहौल माहौल खराब हो गया। अच्छा, तो
आगरा का माहौल जब खराब हुआ तो उसको ठीक करने के लिए पुलिस कहाँ से आई? पुलिस आई कानपुर से। तो आगरा का माहौल ठीक हो गया, लेकिन कानपुर का माहौल खराब हो गया। और जब कानपुर का माहौल खराब हो गया तो इसको ठीक करने के लिए पुलिस आई बनारस से। तो कानपुर का माहौल ठीक हो गया, लेकिन बनारस में पुलिस नहीं बची, तो बनारस का माहौल खराब हो गया। और बनारस का माहौल ठीक करने के लिए पुलिस बुलाई गई पटना से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बनारस का माहौल तो ठीक हो गया, लेकिन पटना का माहौल खराब हो गया। लेकिन ये जो माहौल खराब होने के चक्कर में इंफॉर्मेशन जो है वो तो ट्रेवल कर गई ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब हमें माहौल कहाँ का ठीक करना है बोलो? पटना का। गड़बड़ हो गया ना ये माहौल। तो पटना का माहौल कैसे ठीक होगा पता है? अब यहाँ लठ मार मार के ठीक करेंगे, और क्या करें? सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम बाहर और 1 पोटेशियम अंदर डाल डाल के इसको ठीक करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? रीस्टोरेशन। तो अब मैं आपको एक्चुअल चीज पढ़ाता हूँ। ये तो मैंने ना आपको बताया समझाने के लिए कि एक जगह का माहौल खराब होता है तो दूसरी जगह से पुलिस आती है, फिर आखिरी जगह का माहौल कैसे ठीक करें वही एक समस्या रहती है। बाकी सब दिल्ली आगरा कानपुर बनारस तो ठीक हो गए अपने आप, ये तो सब अपने आप ठीक हो गए ना। तो पटना कैसे ठीक करेंगे अब बाद में देखेंगे। अब रियलिटी में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो रियलिटी में क्या होता है, अब जैसा जो कुछ इधर हो रहा है वही सब कुछ इधर भी हो रहा है ना। तो मैं एक तरफ दिखा रहा हूं, आप समझ लेना वो सब तरफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है ना, सब तरफ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ना बाहर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और अंदर ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अच्छा सेम चीज इधर भी है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। पर मैं इस तरफ नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही तरफ बनाऊंगा। तो देखिए इस तरह की सिचुएशन है यहाँ। ठीक है, खूब सारे हैं, एक एक भी बना सकता हूँ, मैंने दो दो बना दिए हैं, तीन तीन भी बना सकता था, कितने भी बना सकता हूँ। तो देखिए हुआ क्या, जब हमने यहाँ पे स्टिमुलस दी और यहाँ मामला खराब हुआ, ठीक है। तो मामला कैसे खराब हुआ कि परमिबिलिटी चेंज हुई और जो पॉजिटिव था वो अंदर आया, तो अंदर का जो मामला है वो ज्यादा पॉजिटिव हो गया और बाहर का मामला रिलेटिवली नेगेटिव हो गया। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये देखिए करंट ऐसे फ्लो करता है ना, तो करंट यूं फ्लो करेगा इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट यूं फ्लो कर रहा है। अच्छा अंदर वाली सरफेस पे करंट उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली में सब कुछ ठीक हो गया। नीचे दिखा देता हूँ, दिल्ली में सब कुछ ऐसा हो गया देखो, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया, गड़बड़ हो गया आगरा में। नीचे देखो, ऊपर वाला सीन नीचे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते ना, तो इससे कर दिया। अब इसकी गड़बड़ ठीक कैसे करेंगे बताओ। अब यहाँ से पॉजिटिव इधर फ्लो करेगा और अंदर वाली सरफेस पे पॉजिटिव यूं फ्लो करेगा। तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस पे जो चार्ज फ्लो करता है ना वो अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। तो दिल्ली जब ठीक हो जाएगा तो आगरा खराब हो जाएगा, आगरा ठीक हो जाएगा तो कानपुर खराब हो जाएगा, कानपुर ठीक होगा तो चार्ज इधर फ्लो करा तो बनारस खराब हो जाएगा। अल्टीमेटली ये सब ठीक हो जाएंगे और गड़बड़ यहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ बताइए, पटना में। ये तो सब ठीक हो गया, यहाँ ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब सब यहाँ पहुंच गया, गड़बड़ यहाँ हो गई है। अब इसको कैसे ठीक करें, तो लेकिन इंपल्स तो ट्रेवल कर गई ना दोस्तों, इंपल्स तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रेवल कर गई ना ऐसे, और इधर नीचे भी सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ट्रेवल कर गई, मैंने बनाया नहीं पर इस तरफ भी ऐसे ही हुआ। तो इस तरह से इंपल्स पॉइंट ए से पॉइंट ई तक ट्रेवल करती है। अब जब एक बार इंपल्स पॉइंट ई पर आ गई ठीक है, जब इंपल्स पॉइंट ई पर आ गई इस तरह से यहाँ पर, तो अब यहाँ क्या करना है, जब तक आप इस पटना को ठीक नहीं करेंगे ना, पहले तो ये जान लीजिए जब तक पटना ठीक नहीं होगा तब तक दोबारा इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या ये आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसके दौरान दूसरी इंपल्स नहीं जा सकती, और यही रिफ्रैक्टरी पीरियड हम यहाँ इस तरह से दिखाते हैं, देखो ये इस पीरियड के दौरान दूसरी इंपल्स नहीं जा सकती, और हमेशा इंपल्स एक ही डायरेक्शन में क्यों जाती है, इसका भी यही रीजन है। आप बताइए, आप ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना मेरे से कि सर जी इंपल्स ऐसे ट्रेवल करी, क्योंकि जब दिल्ली में बवाल हुआ तो आगरा की पुलिस दिल्ली में आई, तो दिल्ली तो ठीक हो गया पर सर आगरा खराब हो गया। तो सर फिर आगरा ने कानपुर से पुलिस क्यों मंगाई, दिल्ली से क्यों नहीं मंगा ली? मतलब ये ऐसे ही होता रहा यहाँ पर, इधर से इधर जा रही, इधर से इधर आ रही। यही तो पूछना चाहते हो ना आप कि एक्सॉन में इंपल्स एक ही डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल करती है, एसएचएम क्यों नहीं करती रहती है ऐसे 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 ऐसे? ये भी तो एक सवाल है जो आपके दिमाग में आ सकता है ना। ये भी मैं यहाँ पे आपको पूरा करूंगा।
तो एक तो आप देखिए ये वापस पीछे क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक उस सेगमेंट में हाइपर पोलराइजेशन चल रहा है तब तक दूसरा स्टिमुलस नहीं दिया जा सकता, तब तक उल्टा करंट नहीं जाएगा, तब तक तो ये इसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है हाइपर पोलराइजेशन। अभी आएगा, आगे समझ में आएगा ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी आप सुनते जाइए, सारी बातें समझाऊंगा। फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ कि पटना में चीज ठीक कैसे होती है। पटना में चीज ठीक कैसे होती है दोस्तों, कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है एक तो, है ना, तो वो 3 सोडियम बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम अंदर डालेगा। तो एक तो इससे है ना जो डेफिसिट है वो ठीक होने लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, और दूसरा लीकेज तो हमेशा होता ही है पोटेशियम आयंस का बाहर से अंदर। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर माहौल ठीक कर देंगी। ये बात समझ गए आप। तो पटना ठीक हो जाएगा। जब पटना ठीक हो जाएगा यानी यहाँ रिस्टोरेशन हो जाएगा, तो वापस से इंपल्स जा सकती है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सोडियम पोटेशियम पंप सिर्फ पटना में ही नहीं है सब जगह है। पर जब मुझे इंपल्स को ट्रैवल करते हुए दिखाना है तो मैं एक जगह कैसे रिस्टोरेशन होता है वो बता रहा हूँ। सेम रिस्टोरेशन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। रिस्टोरेशन सभी सेगमेंट्स में होता है ड्यूरिंग सीज फायर। पर समझाने के लिए मैंने आपको आखिरी सेगमेंट में बताया, क्योंकि सभी सेगमेंटों में गड़बड़ हो गया है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, इसका उल्टा हो गया, अंदर सोडियम ज्यादा आ गया, बाहर पोटेशियम ज्यादा आ गया। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए चार्ज फ्लो कर गया, वो तो अलग चीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस तो आगे चला ही गया, पर इन जगहों पे भी तो चीजें ठीक करनी है। बदनामी तो हो ही गई, एक जगह से दूसरी जगह फैल गई बात। लेकिन यहाँ पर मामला ठीक भी हो गया बदनामी के बाद, पर गड़बड़ हो गई कि पोटेशियम जो है वो अंदर ज्यादा आ गया और सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा चला गया। तो इसको भी तो ठीक करना है ना। तो इंपल्स तो ट्रैवल कर गई, लेकिन अंदर का माहौल ठीक करने में रिस्टोरेशन तो हमें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये चीज चलती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसको वापस से रिकैप करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इंपल्स आगे कैसे ट्रेवल करती है। और मैं ना एक सेकंड के लिए यही चीज मैं आपको ना एनसीईआरटी से भी अभी के अभी पढ़ा देता हूँ, ताकि फिर हम सारी चीजों को रिकैप कर सकें। तो अभी हम बीच में ना छोटा सा आरआरआर कर लेते हैं और एनसीईआरटी ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी मैं ये चीज समझा दूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज से एज इट इज आता है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक काम करते हैं, लगे हाथों हम यहाँ पर इतना सा मिनी आरआरआर कर लेते हैं, और जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है, इसको हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये एंड में दिया हुआ है, शायद हमने पहले ही पढ़ लिया, ये रहा। चलो भाई तो ये पढ़ते हैं हम पैराग्राफ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। क्यों एक्साइटेबल सेल्स होते हैं न्यूरॉन? क्योंकि देयर मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो पोलराइज्ड स्टेट में होता है क्या कहा जाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और दोस्तों ये कितनी होती है? तो ये होती है -70 मिलीवोल्ट्स, है ना। क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? हाँ हमें पता है, हमें पता है इसलिए पोलराइज होती है क्योंकि 3 तरीके होते हैं लीकेज के। खैर हम इनकी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि क्यों पोलराइज होती है। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। मैंने यहाँ पे 2 चैनलों की बात करी है। कौन कौन से 2 चैनलों की हमने बात करी है? सोडियम और पोटेशियम। तो आयन चैनल्स मतलब क्या? टनल्स। टनल्स मतलब सुरंगें। तो टनल्स इज इक्वल टू आयन चैनल्स। और ये आयन चैनल जो होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं फॉर डिफरेंट आयन। समझ में आई बात? यानी कुछ आयन चैनल सोडियम के हैं और कुछ हैं पोटेशियम के, ठीक है। जब एक न्यूरॉन इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रहा होता है, व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी जब पीस चल रही होती है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ड्यूरिंग पीस ये लिख रहे हैं कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम होती है और नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम होती है। कहने का मतलब जिस समय पीस चल रहा होता है उस समय पाकिस्तानी इंडिया में ज्यादा लीक हो रहे होते हैं। इंडियंस तो हार्डली कोई पाकिस्तान में जा रहा होता है, यही तो लिखा है ना यहाँ, ठीक। इसके अलावा उन्होंने एक बात और लिखी है कि अंदर पाकिस्तान में प्रोटीन रहते हैं जो बाहर कभी नहीं आ सकते। वो जिहादी पाकिस्तान में रहकर ही ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, तो वो इंडिया में कभी नहीं आ सकते। तो प्रोटीन तो अंदर ही रहते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन पाकिस्तान में रहते हैं, है ना, इसकी वजह से जो पाकिस्तान है यानी एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन, उसमें पोटेशियम का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और सॉरी पाकिस्तान में पोटेशियम का यानी पाकिस्तानियों का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और प्रोटीनों का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और पाकिस्तान में इंडियन कम है। ये तो होगी पाकिस्तान की स्थिति। इन कंट्रास्ट जो ईसीएफ है यानी फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन यानी इंडिया, इंडिया में पाकिस्तानी कम है और इंडियंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो पाकिस्तान इज नेगेटिवली चार्ज एट द मोमेंट, इंडिया इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये मेंटेन कैसे रखा जाता है? तो ये मेंटेन होती है, हमारी इकोनॉमी अच्छी है उनसे। तो ये जो पूरे हालात हैं, तो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जो 3 सोडियम बाहर निकालती है और 2 पोटेशियम अंदर लाती है। इसको दोस्तों हमने एम्बेसी बोला।
ठीक है। इन सब हालात की वजह से या इन सब चीजों की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, जो आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन है यानी इंडिया, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो इनर सरफेस है एक्सोनल मेम्ब्रेन की यानी पाकिस्तान, वो रिलेटिवली नेगेटिव होती है। आगे बढ़े, यहां तक की बात समझ में आई आपको? बिकम्स नेगेटिवली चार्ज यानी इज देयरफॉर पोलराइज्ड। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा, दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या आरएमपी। और ये आरएमपी कितनी होती है बताया मैंने आपको, -70 मिली वोल्ट। अब आप बहुत उत्सुक होंगे, इसके बाद इन्होंने बीच का सारा उड़ा दिया दोस्तों, बीच का सारा उड़ा दिया कि एक्शन पोटेंशियल कैसे बनती है। बस उन्होंने ये बताया कि वो एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे ट्रेवल करती है। इन्होंने सिर्फ ये बताया है, यू माइट बी क्यूरियस टू नो द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सोन। लिखा तो इन्होंने है मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, लेकिन इसको समझाया नहीं है। समझाया सिर्फ पता है क्या है, कंडक्शन अलोंग द एक्सोन, बस इतना सही समझाया है। तो चलो ठीक है, उतना सही हम पढ़ लेते हैं। हमने नर्व इंपल्स में ग्राफ पुरानी एनसीईआरटी में था, नहीं में उड़ा दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब एक स्टिमुलस अप्लाई करी जाती है एट ए साइट, पॉइंट ए हमारा दिल्ली है, यानी स्टिमुलस कहाँ अप्लाई करी जाती है, दिल्ली में। ये देखिए, ये दिल्ली है, ये ना ये आगरा है। तो आप देखो दिल्ली की हालत देखो, दिल्ली में जब आपने स्टिमुलस दी ना, उसके बाद की हालत है ये। देखिए आप दिल्ली में क्या हुआ, बाहर में ना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। दिल्ली की हालत खराब हो गया है ना। तो अब आगरा से पुलिस दिल्ली जा रही है, दिख रहा है आपको नीचे वाले डायग्राम में, देखो आप। इसकी वजह से दिल्ली तो ठीक हो गया, लेकिन दिल्ली में जो बदनामी फैली थी वो आगरा में आ गई। मतलब जो हालात खराब थे, डिस्टर्बेंस था, वो आगरा पहुंच गया। दिल्ली ठीक हो गया, लेकिन दिल्ली में अभी काम बाकी है। वो सोडियम पोटेशियम पंप करेंगे इसको ठीक, क्योंकि ये ठीक जरूर हो गया, लेकिन माहौल यहाँ उल्टा हो गया था ना, वो बाद में होता रहेगा। पर इधर क्या हुआ, इस तरफ देखिए आगरा में हालात खराब हो गए। आगरा के हालात ठीक करने के लिए इधर से आएगा इधर। तो यही चीजें समझाने की कोशिश करना। अच्छा, ऊपर वाली सरफेस पे देखो पॉजिटिव यूं जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यूं। नीचे वाली सरफेस पे यूं जा रहा है उल्टा। तो ये चीजें समझाने जा रहे हैं, चलो हम भी समझ लेते हैं। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, पॉइंट ए पर यानी दिल्ली में, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, यहां से तो साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल फॉर सोडियम, यानी यहाँ के सोडियम चैनल खुल जाते हैं। यहाँ के सोडियम चैनल खुलने का मतलब समझे आप, यहाँ के सोडियम चैनल खुलने का मतलब है कि अब सुरंग खुल गई है और उसकी वजह से बहुत तेजी से इंडियंस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब इंडियंस बहुत तेजी से आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस हो रहा है, जिसकी वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो गई। यहाँ रिवर्स हो गई मतलब +30 पहुंच गई है -70 से। तो आउटर सरफेस जो थी वो तो हो गई है नेगेटिव, और इनर साइड जो हो गई है वो पॉजिटिव हो गई +30। तो पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज रिवर्स्ड। तो ये साइट ए पर दिल्ली में क्या हो गया है बताओ, दिल्ली में हो गया है डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो दिल्ली में डिपोलराइजेशन हो गया है। ठीक है, दिल्ली का माहौल खराब हो गया है। आगे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। तो जो माहौल खराब हुआ है, +30 हो गया है, ये है हमारी एक्शन पोटेंशियल। यही है दोस्तों नर्व इंपल्स, यही बदनामी आगे फैलेगी और इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगी। तो बात करते हैं इसके आगे की। एट द साइट इमीडिएटली अहेड, यानी इसके जस्ट आगे वाली साइट इन द एक्सॉन, दैट इज साइट बी। साइट बी यानी आगरा, वहां तो माहौल ठीक था। आगरा में मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस और नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस, जिसकी वजह से अब करंट फ्लो करेगा इनर सरफेस पे ए से बी और आउटर सरफेस पे बी से ए। ये लाइन जो यहाँ लिखी है, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। करंट फ्लोज फ्रॉम इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम बी टू ए। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको, इनर सरफेस पर ए टू बी ये जा रहा है, और आउटर सरफेस पे देखिए बी टू ए ये आ रहा है ना। तो ये करंट फ्लो कर गया, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना है तो दोनों तरफ करंट फ्लो कर रहा है। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। इसकी वजह से हेंस द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल इज नाउ जनरेटेड एट साइट बी। अब बदनामी साइट बी में फैल गई है, अब बी से सी में कैसे जाएगी वो भी देखते हैं। तो इस तरह से जो बदनामी यानी इंपल्स जो थी वो ए से बी पर अराइव हो गई। अब ये सीक्वेंस जो है ना रिपीट होता है पूरी लेंथ में एक्सॉन की, जब तक कि वो ई तक एफ तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाती। ठीक, इसके बाद ये एक बात बताते हैं कि हर सेगमेंट में क्या हो रहा है। सोडियम अंदर फंस गया है और पोटेशियम बाहर निकल गया है। तो राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी बाय सोडियम इज शॉर्ट लिव्ड। ये पढ़िए अभी पैराग्राफ, इसमें क्या लिख रहे हैं कि जो सोडियम तेजी से अंदर आया था ना, सोडियम चैनल खुले थे, वो थोड़ी सी देर खुलते हैं, इसके तुरंत बाद अब पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और अब पोटेशियम बाहर निकलने लगता है और रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर कर देता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। हालांकि गड़बड़ ये हो गई है कि पोटेशियम अब बाहर ज्यादा चला गया और सोडियम अंदर चला गया। इस गड़बड़ को सोडियम पोटेशियम पंप ठीक करता रहेगा।
लेकिन एक बार थोड़ा सा लीकेज, और इन्होंने अधूरी बात लिखी है, इसके बाद कुछ ज़्यादा ही चला जाता है बाहर, तो थोड़ी सी देर में, जब तक -80 से -70 नहीं आ जाता, तब तक फाइबर विल नॉट बिकम रिस्पॉन्सिव। पर जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर देन द फाइबर बिकम्स रिस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। तो इन्होंने गलत सलत लिख दिया है, आधा अधूरा लिखा है, पर ठीक है, जो भी लिखा है हम समझ गए। और इतना लिखकर दोस्तों इन्होंने खत्म ही कर दिया, खत्म। इम्पल्स कंडक्शन में बस इतना ही दिया है, ठीक है। लेकिन हमने इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है, और हमने इसको विद यहाँ पर इंटायर जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ यहाँ पे समझ लिया है। तो अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे ट्रैवल करती है। यही बातें आपको मॉड्यूल में लिखी मिल जाएंगी, और इसी चीज़ के मैं आपको वापस से यहाँ पर थोड़ा सा मॉड्यूल में जो थ्योरी में दिया हुआ है उसके स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये आप अपने आप पढ़ेंगे, ये मॉड्यूल के नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, पर ये समझाने के लिए है। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्टिमुलस क्या होता है, ऑल और नन लॉ क्या होता है, सारे चैनल एक साथ खुलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन तो आप समझ ही गए, है ना। ये दो डेफिनेशन मैंने बताई है। फिर हमने देखा कि इंपल्स आगे कैसे ट्रेवल करती है। ये मैंने आपको यहाँ बताया कि पहले इस सेगमेंट में गड़बड़ हुई, बाद में इसमें हो गई, तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ और चीज़ें, इसी तरह की चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है, चैनल्स का फ्लो, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो मेन बात थी वो आपको बता दी। ये देखिए, ये वो डायग्राम है जो आपने देखा होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले सोडियम चैनल खुले, बाद में फिर रिपोलराइजेशन के दौरान पोटेशियम चैनल खुले, और ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया। इस पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, है ना। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर रेस्टिंग स्टेट में याद रखिए परमिबिलिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा रहती है, और एक्शन पोटेंशियल के समय सोडियम के लिए ज़्यादा रहती है। तो जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसके नोट्स हैं। वैसे आप आपने अपने शॉर्ट नोट्स खुद भी बना लिए होंगे, और वही ज़्यादा काम आएंगे। ये तो डिटेल थ्योरी है, पर अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैं अपलोड कर रहा हूँ फॉर योर रीडिंग। मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेफिनेशन क्या होती है नर्व इंपल्स की, एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव का डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है ना। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। ECF क्या होता है, ICF क्या होता है, और कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। चलो, तो ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी दिया था कि आप इसे पढ़ के आएंगे, और आई एम श्योर आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो कुछ बातें, एक दो कंपैरिजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब वॉर, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब पीस। तो वही सारे पॉइंट कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए यहाँ पे दिए हुए। जब नॉट स्टिमुलेटेड होता है फाइबर, जब स्टिमुलेटेड होता है तो उल्टा लिख दिया है मैंने ऊपर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब पीस, और जब वॉर होगा तो एक्शन पोटेंशियल। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय क्या होता है, इंटीरियर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे इंटीरियर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रेस्टिंग के टाइम मोर परमेबिलिटी फॉर पोटेशियम देन सोडियम, और यहाँ पे मोर परमेबिलिटी फॉर सोडियम देन पोटेशियम। लास्ट पॉइंट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान एम्बेसी ऑपरेट करती है सोडियम पोटेशियम पंप, लेकिन वॉर के दौरान कोई सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करता, राइट। तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस। और दोस्तों इन्हीं बातों को एक बहुत ही, तो ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में भी मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई हैं यहाँ, है ना। तो एक मैं टेबल और इसकी देता हूँ आपको। इस टेबल में, ये भी मॉड्यूल में ही बनी हुई है ये टेबल, कि कौन सी चीज कब ऑन रहती है, कब ऑफ रहती है। वो टेबल होगी मॉड्यूल में कि सोडियम पोटेशियम पंप, मैंने आपको बता दी, टेबल मुझे दिख नहीं रही, ये रही, ये लो। तो हमने यहाँ पे चीजें देखी, पीस, वॉर, सीज फायर, और छोटा सा हाइपर पोलराइजेशन। ये दोनों चीजें सीज फायर है। सोडियम पोटेशियम पंप कब खुला रहता है, डिफ्यूजन कब होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल कब चलते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, और अंदर का चार्ज कैसा होता है।
ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, वो एक टेबल में हमने यहाँ पर ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने ना इम्पल्स कंडक्शन पूरा पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, साल्टेटरी कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन तो हो गया पूरा, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये एक नॉन माइलिनेटेड फाइबर में पढ़ा है, याद कीजिए। तो अगर ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो एक नॉन माइलिनेटेड फाइबर में है, तो माइलिनेटेड फाइबर में क्या होता है दोस्तों, माइलिनेटेड फाइबर में क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक बात बताओ, दिल्ली से हम ट्रेन से गए थे कहाँ, पटना। एक और तरीका है दिल्ली से पटना जाने का, बोलो क्या, फ्लाइट। अब बताओ, प्लेन ट्रेन जल्दी पहुंचती है या फ्लाइट, फ्लाइट जल्दी पहुंचती है ना। तो होता क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ट्रेन से जब दिल्ली से पटना जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पूरी अलोंग द होल लेंथ ऑफ एक्सोलीमा, एक्सोलीमा की पूरी लेंथ में ये प्रोसेस रिपीट होती है ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जा रहे हैं। पर इसकी जगह अगर ऐसे सीधा ही हो, आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा सर जी, अरे यार फ्लाइट इधर से यूं चलेगी और इधर से यूं अंदर वाली सरफेस पे, आप कहेंगे कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको। अब हम फ्लाइट से जाएंगे, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर में क्या होता है वो था। अब हम देखेंगे कि माइलिनेटेड, तो यहाँ पे माइलिनेटेड फाइबर में अगर हम देखें तो वहां पे माहौल कैसा होगा वो देखते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है पता है, इस एरिया में माइलिन शीट होती है, याद करो, यहाँ पे भी माइलिन शीट है, यहाँ भी माइलिन शीट है। एक्सोलीमा एक्सपोज कहाँ हो रही है, सिर्फ नोड ऑफ रेनबियर पे, नोड ऑफ रेनबियर, सिर्फ यहीं पे एक्सोलीमा एक्सपोज हो रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो चेंज आना है वो यहीं आएगा। यहां पे मान लीजिए अंदर पॉजिटिव हो गया है और बाहर नेगेटिव। ठीक है, तो अब करंट जो है वो बस यहां से यहां फ्लो करेगा, आउटर सरफेस पर तो ऐसे और इनर पे ऐसे, ये उल्टा लग गया इसमें एरो, ऐसे। समझ में आया भाई, तो करंट जो है एक नोड से दूसरे नोड फ्लो करेगा, यानी इधर से आउटर सरफेस पे ऐसे और इनर सरफेस पे ऐसे। तो इंपल्स ना जंप करेगी एक नोड से दूसरे नोड, बाहर ऐसे और अंदर ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी कम खर्च होगी। आप कहेंगे एनर्जी क्यों कम खर्च होगी, एनर्जी इसलिए कम खर्च होगी क्योंकि पूरी एक्सोलीमा के अक्रॉस आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नोड टू नोड हो रहा है। तो जब एक्सचेंज सिर्फ नोड टू नोड हो रहा है तो एनर्जी भी कम खर्च हो रही है, और जंप कर करके चार्ज इधर से उधर जा रहा है, इधर से यूं इधर से यूं, तो फास्ट भी जा रहा है ना। तो माइग्रेटेड नर्व फाइबर्स में इसलिए जो नर्व इंपल्स होती है वो फास्ट भी ट्रेवल करती है और एनर्जी भी कम खाती है। जैसे एक फ्लाइट, आपको क्या लगता है दिल्ली से पटना जो फ्लाइट जाती है वो ज्यादा खर्चा, उसमें ज्यादा खर्चा होता है या ट्रेन जाती है उसमें, भाई साहब ट्रेन जाती है उसमें ज्यादा खर्चा होता है डीजल का, फ्यूल का। लेकिन फ्लाइट महंगी क्यों है, अरे क्योंकि उसमें एक बार में कम लोग जा पाते हैं ना, लेकिन फिर भी फ्लाइट में फ्यूल कम खर्च होता है। ट्रेन तो पूरा रगड़ खाती हुई फ्रिक्शन लेती हुई दिल्ली से पटना तक पटरी पे फ्रिक्शन होगा, कितना एनर्जी खर्च होगा सोचो आप, है ना। तो फ्लाइट है माइलिनेटेड फाइबर वाली, ये साल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग को क्या बोलते हैं, साल्टेटरी। तो जंप करना मतलब साल्टेशन, तो इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात को। तो जो साल्टेटरी कंडक्शन है वो होता है, ये इसमें ये फास्ट होता है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है, इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, कंडक्शन इन माइलिनेटेड फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अगर हम इनका एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो माइलिनेटेड फाइबर में देखिए क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑकर्स, डीपोलराइजेशन ऑकर्स ओनली इन द नोड ऑफ रेनबियर, जहां पर माइलिन एक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑकर्स ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जंप करती है एक नोड से दूसरे नोड पे, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करती है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द फाइबर। इसलिए यहाँ पे कंडक्शन फास्ट होता है, यहाँ स्लो होता है। यहाँ पे एनर्जी भी कम खर्च हो रही है क्योंकि पूरा लेंथ में नहीं जा रहा है, इसमें पूरी लेंथ में जा रहा है, ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अब पता है आपको नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, ग्रे मैटर वाली नर्व फाइबर्स, वो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑर्बिट प्लेक्सस, मीसनर प्लेक्सस, याद है आपको, ऑर्बिट प्लेक्सस मीसनर प्लेक्सस याद है, जो एलिमेंट्री कैनाल में थे, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो सब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये सब किसका पार्ट है बताओ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड होते हैं,
जबकि माइलिनेटेड आपको ना नॉर्मली जो हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं इनके अंदर आपको माइलिनेटेड मिलेंगे, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच में फर्क। तो दोस्तों हमने ना पढ़ लिया है कि कैसे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है। ठीक है, अब हमें एक चीज पढ़नी है कि सिनैप्स में क्या होता है। आपको पता होगा सिनैप्स क्या होती है। सिनैप्स हम तब बोलते हैं जब एक टीलोडेंड्रिया दूसरी डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ जुड़ रही होती है, जहां पर इन्हें हम बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स मैं आपको दिखाता हूं, कुछ बातें मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं और कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं साइनैप्स में, उनके बारे में भी बता रहा हूं। पहले मैं अपलोड कर लूं। चलिए, तो एक साइनैप्स क्या होती है पहले मैं वो दिखाता हूं आपको। देखो क्या होता है, जैसे ना ये यहाँ पे आपको पता है ये एक मान लीजिए एक न्यूरॉन है, और ये इसकी एक्सॉन है। हमने पहले भी ये डायग्राम बनाया था। तो यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन है, तो उसकी जो डेंड्राइट्स हैं दूसरे वाले न्यूरॉन की, ये देखिए ये डेंड्राइट है और इसकी एक्सॉन, इनके बीच का ये जो एरिया है ना, ये साइनैप्स कहलाता है। सो बेसिकली दिस इज द साइनैप्स। तो एक साइनैप्स में क्या क्या आता है देखते हैं। ये जो टीलोडेंड्रिया का अंतिम हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है साइनैप्टिक नॉब। ठीक है, ये जो बीच में आपको दिख रही है ये कहलाती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। और ये इधर आपको डेंड्राइट दिख रही है। तो दोस्तों ये जो साइनैप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्री साइनैप्टिक टर्मिनल भी कह सकते हैं, और ये जो इधर आपको दिख रही है डेंड्राइट की मेम्ब्रेन, इसको हम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इनके बीच में आपको क्या दिख रही है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट दिख रही है। तो साइनैप्टिक क्लेफ्ट में काफी बड़ा डिस्टेंस है, मतलब प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक में, दिख रहा है आपको। कभी कभी ये डिफरेंस इतना नहीं होता। जैसे सपोज ये साइनैप्टिक नॉब है और ये इधर, देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है प्री और पोस्ट में। यहाँ पे डिफरेंस काफी कम है, दिख रहा है आपको। मतलब एक तरह से ये आपस में ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे के इतना करीब है कि यहाँ पर इनके बीच में जगह ही नहीं है। साइनैप्टिक क्लेफ्ट बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि इंपल्स जो है वो यहाँ से ट्रेवल होती हुई आती है और यहाँ से डायरेक्टली यूँ चली जाती है इंपल्स, क्योंकि वो एक्चुअली के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और ये फास्ट भी होती है। जबकि आप इस वाले डायग्राम को देखो तो इसमें अच्छा खासा डिस्टेंस है प्री साइनेप्टिक में और पोस्ट साइनेप्टिक में, बीच में काफ़ी जगह है, यहाँ दिख रही है ना। इसलिए इन्हें कहा जाता है केमिकल साइनैप्स, क्योंकि यहाँ पे ना एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, प्री साइनेप्टिक से रिलीज होता है, यहाँ पहुँचता है क्लेफ्ट में और जाकर पोस्ट साइनेप्टिक से टकराता है। तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब बताओ दोनों में से फास्ट कौन सी होगी।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ऐसा जैसे एक ही एक्सॉन के अक्रॉस मेम्ब्रेन कंडक्ट करंट जा रहा हो, ऐसे में चली जाती है, तो ये फास्ट होती है। और केमिकल साइनेप्स जो है वो स्लोअर होती है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो ये फास्टर है और ये स्लोअर है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्सिस के बीच की बात। तो साइनेप्स के बारे में कुछ बातें अंडरलाइन कर लें, फिर पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक जंक्शन है, एक जंक्शनल रीजन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। साइनेप्स में कौन सी तीन चीजें होती हैं? तो एक साइनेप्स में देखिए ये तीन चीजें होती हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितनी चौड़ी है, यह बात डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है या केमिकल साइनेप्स है। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम है और प्री और पोस्ट एक दूसरे के लगभग कांटेक्ट में आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल है। ऐसी हमारे सिस्टम में बहुत कम होती है, रेयर होती है। हमारे सिस्टम में मोस्टली कैसी होती है? केमिकल, डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो याद रखिए हमारे सिस्टम में केमिकल साइनेप्सिस ज्यादा होती है। तो प्री साइनेप्टिक क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जो टीलोडेंड्रिया थी ना, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और जबकि डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक है, और इनके बीच का स्पेस जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इट मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डिस्टेंस है तो वो फिर आपको पता है कि वो केमिकल है ना। तो ये तो इसके बारे में बात हुई। अब कैसे इंपल्स कंडक्ट होती है एक साइनेप्स में, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो जो मैंने पढ़ा दिया इसको अंडरलाइन करा रहा हूँ सिर्फ। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर वेरी क्लोज। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर, है ना। एंड ट्रांसमिशन of an electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon, or impulse transmission along a electrical synapse is always faster than across chemical synapse. लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में सारी बातें पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्सिस की। केमिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस होता है अच्छा खासा, और यहाँ पे इंपल्स ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल कॉम्प्लेक्स न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। और ये वाली साइनेप्स ह्यूमंस में पाई जाती है। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल साइनेप्सिस के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं केमिकल साइनेप्सिस के बारे में और कैसे ये इंपल्स ट्रांसमिट करती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों से परिचय करवाऊंगा, जैसे एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा। न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप भी दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स का एक कंपैरिजन जो आपके मॉड्यूल में दिया है, ये मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इज फास्टर, केमिकल स्लोअर। इलेक्ट्रिकल में डिस्टेंस कम है, केमिकल में ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होता है इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में रेयर होती है, ये हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन है। साइनेप्टिक डिले इलेक्ट्रिकल में एब्सेंट होता है और केमिकल में प्रेजेंट होता है। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा, कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ब्लॉकिंग का कोई मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। करंट कंडक्ट होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों केमिकल साइनेप्सिस दो तरह की होती हैं, एक जो इंफॉर्मेशन को आगे पास करती हैं यानी कि एक्साइटेटरी, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन को सप्रेस करती हैं यानी कि इनहिबिटरी, ठीक है। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको समझा दूंगा। 1.5 घंटा हो गया, अच्छी बात है, आधा घंटा और पढ़ लें। वैसे भी अब पावर प्ले तो खत्म ही हो चुका है, गद्दारी कर पे लोग शुरू हो गए यहाँ। अच्छा, आधा घंटा और नहीं पढ़ोगे? मैं चाह रहा था कि ये साइनेप्स वाली चीज आपको पढ़ा देता। नहीं पढ़ोगे? अच्छा छोड़ो, फिर अगले क्लास में यहीं से पढ़ेंगे कि इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है अक्रॉस अ साइनेप्स, राइट। तो मैं डाउट्स ये मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो अब मैं डाउट्स ले रहा हूँ यहाँ पे। जिनको डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं, जिनको डाउट्स नहीं है वो लोग चाहे तो जा सकते हैं। चलिए तो हम ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डाउट्स खोल देते हैं।